यस फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन में ना क्वेश्चन नंबर 7 जब हमने करा तो अब हमने उसमें उसका डेफिशिएंसी निकाला था। देखो मैं आपको चेक करा देता हूँ। यस दैट्स इट, ये आप चेक करोगे। हमने लास्ट क्वेश्चन में डेफिशिएंसी देखा 7,87,800 की। एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन 7th क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर द डेफिशिएंसी अकाउंट। अब ये डेफिशिएंसी अकाउंट हम कैसे बनाते हैं तो वो बताने के लिए मैं आपको पहले ये जो आपके मॉड्यूल में गिवन है दैट आई एम शोइंग यू डेफिशिएंसी अकाउंट। द ऑफिशियल लिक्विडेटर विल स्पेसिफाई द डेट फॉर पीरियड मिनिमम 3 years beginning with the date on which the information is supplied for the preparation of an account to explain the deficiency or surplus। तो इसका मतलब ये बताया है आपको कि डेफिशिएंट लिक्विडेटर जो है ना मिनिमम 3 years, लास्ट 3 years से या उससे पहले की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी तो वो लेकर के हम डेफिशिएंसी अकाउंट में शो करेंगे। फिर हम वो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या शो करेंगे तो मैंने आपको बताया था डेफिशिएंसी अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में शो करते हैं। पहला पार्ट नेगेटिव पार्ट, भाई जिसकी वजह से डेफिशिएंसी बढ़ रही है, और दूसरा पार्ट पॉजिटिव पार्ट जिसकी वजह से डेफिशिएंसी कम हो रही है। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू शो। देखो इसमें बता दिया on that date either assets would exceed capital plus liabilities, that there would be a reserve or there would be a deficit or a debit balance in the profit and loss account. The deficiency account is divided into 2 parts. The first part start with the deficit on the given date and contain every item that increase the deficiency और रिड्यूस द सरप्लस सच एज लॉसेज, डिविडेंड्स एक्सेट्रा। तो अगर आपके पास लॉसेज अवेलेबल है पहले से ही, आपने डिविडेंड दिया है और ज़्यादा, या आपका एक्सपेक्टेड रिवैल्यूएशन लॉस है, तो ये सब हमारी डेफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। और ऐसे ही अगर आपके पास कोई रिजर्व्स है, आपका रिवैल्यूएशन, आपका एक्सपेक्टेड सेल ऑफ एसेट्स ज़्यादा पर होने वाला है, कोई लाइबिलिटी कम पे करने वाले हो, तो आप उसको सेकेंड पार्ट में दिखाओगे। द सेकेंड पार्ट स्टार्ट विद द सरप्लस on the given date and includes all the profits, and that is how you will prepare the deficiency account। ठीक है ना। तो अब मैं जब ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं ना आपसे, जिसमें हमारे पास 7,87,800 का डेफिशिएंसी आ रहा था, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वो हम कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आई बिलीव अब वो हम वापस क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं आपके। यस, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन पर जब आते हैं तो अगर अब हम इस क्वेश्चन में रीड करते हैं स्टार्टिंग से, ऑन 31 मार्च 2006 कंपनी शेयर कैपिटल स्टूड एट सेम फिगर बट इन एडिशन देयर वाज अ जनरल रिजर्व। अब ये जो जनरल रिजर्व पहले से दे रखा है आपको, तो आई बिलीव ये जनरल रिजर्व तो हमारे लिए पॉजिटिव आइटम में जाएगा, तो ये सेकेंड पार्ट में दिखाएंगे। बट इन 2007-8 कंपनी अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 85,000 बट देयर आफ्टर इट सफर्ड अ ट्रेडिंग लॉस टोटलिंग 4,67,000। इन 8-9 अ स्पेक्यूलेशन लॉस ऑफ 91,000 was incurred. Preference dividend was paid for 7-8 and 8-9, and on equity shares a dividend of 10% was paid in 7-8 only. Excise authority imposed a penalty of 60,000 in 2008 for evasion of excise, and income tax authorities imposed a penalty of 1,60,200 for the evasion of tax. Prepare the statement of affairs and deficiency account। ठीक है ना। अब जब मैं ये डेफिशिएंसी की बात करता हूं तो देखो अब हम इसमें सारे पहले नेगेटिव आइटम्स लेंगे दोस्त। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेफरेंस डिविडेंड की। हमने 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, तो आप चेक करोगे आपके पास टोटल 3 लाख की कैपिटल, 3 लाख का 6% निकालेंगे तो 18,000, तो 18,000 प्लस 18,000। ठीक है ना। 7, 8 और 8, 9, और हमें बात का तो कुछ नहीं देना था ना, और हाँ ठीक है। तो 7, 8 और 8, 9 2 साल का आपने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, तो मैं बोल सकता हूं 36,000 जो डिविडेंड पे करा, इसकी वजह से हमारी डेफिशिएंसी आ रही है। फिर ये 36,000 के बाद आई बिलीव इक्विटी डिविडेंड हमने दिया होगा 7, 8 में ही दिया था, तो इक्विटी डिविडेंड 2 लाख की कैपिटल है, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000। ठीक है। मगर 4,000 का हमारा कॉल्स इन अरियर्स चल ही रहा था, तो 2 लाख माइनस 4,000 मतलब 1,96,000, उसका 10% दिया होगा तो 19,600, तो प्लस 19,600, तो ये टोटल मिला के 55,600 हुआ। नेगेटिव फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप प्रेफरेंस डिविडेंड, दूसरा पॉइंट लिखोगे इक्विटी डिविडेंड, और ये दोनों अमाउंट्स दिखाओगे आप। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास ट्रेडिंग लॉस कितना गिवन था क्वेश्चन में, 1 मिनट। हाँ चलो अब मैं ये यहां पर रखता हूं इसको। यस हाँ, अब हमारे पास ट्रेडिंग लॉस कितना था, तो आई बिलीव 4,67,000 का था। ठीक है। तो मैं इसमें प्लस कर देता हूं 4,67,000, बट इसमें 1 साल का प्रॉफिट भी था, वो मैं माइनस भी कर रहा हूं साथ में आपका
85,000, ये हमारा ट्रेडिंग लॉस अभी तक का और सारा मिला करके डेफिशिएंसी आ रहा है। फिर इसके बाद हमारे को स्पेकुलेशन लॉस अलग से हुआ था 91,000 का, तो मैं वो भी ऐड करूंगा, वो मेरी डेफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो ये मैंने 91,000 भी ऐड कर दिया इसमें, जो जिसकी वजह से मेरी डेफिशिएंसी बढ़ रही है। एंड देन आई बिलीव मैंने, और हाँ, फिर मैंने एक्साइज authorities impose a penalty of 60,008 for the evasion of excise and income tax authority impose a penalty of 1,60,200 for the evasion of tax। तो इसकी वजह से ही मेरी डेफिशिएंसी बढ़ी, तो मैं इसको भी ऐड कर दूंगा, दैट विल बी 60,000 एंड प्लस दैट विल बी 1,60,200, 1,60,200। तो मेरे पास ये अभी तक की मेरी डेफिशिएंसी आ रही है। अब कोई बोलेगा कि सर बट ये वाला जो पेनल्टी है या ये इनकम टैक्स अथॉरिटी की इवेजन ऑफ टैक्स की पेनल्टी है, ये सब पहले लॉस में नहीं आएगी। नहीं, बिकॉज ये ट्रेडिंग लॉस है बेटा। ट्रेडिंग लॉस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद का लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट जैसा ग्रॉस लॉस, ट्रेडिंग लॉस का मतलब। तो देयरफॉर ये तो अलग से, और उसके अबव ये सब और थे आपके, स्पेकुलेशन लॉस या दिस लॉस, तो ये सब आपने ले लिया। अब इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे एसेट्स रियलाइज थे, ठीक है ना, तो व्हेन यू विल चेक दैट एसेट्स रियलाइज्ड ओवर हियर, लेट मी कीप इट दिस नाउ। तो अब आप एसेट्स रियलाइज की जब बात करोगे, तो इफ यू विल चेक ओवर हियर, हाँ, फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर का तो नहीं देखना है, क्रेडिटर्स नहीं देखना है, बिल डिस्काउंटेड नहीं देखना है, अनक्लेम्ड डिविडेंड नहीं, बिल्स पेबल, इनकम टैक्स ड्यूज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं देखना है। डेटर्स में आपका टोटल 90,000 था, जिसमें से आपने रियलाइज करा है सिर्फ 65,000। तो आई बिलीव 90,000 में से अगर हमने 65 ही रियलाइज करा, तो रिमेनिंग अमाउंट भी लॉस आ गया आपका, ठीक है ना। तो मैं आपको वो शो भी कर देता हूं। अभी तक की तो आपको समझ में आई ना, 7,48,800। अब बाकी के सारे एसेट्स की देखो, मैंने आपको ये यहां पर बना करके भी बताई हुई है। अब मैं आपको ये दिखा भी रहा हूं डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनाया। तो लिस्ट एच लिखा डेफिशिएंसी स्टेटमेंट, फिर सारे नेगेटिव फैक्टर लिखे। तो देखो, पहले मैंने डिविडेंड और बोनस जो बताया था, प्रेफरेंस डिविडेंड 36,000, दूसरा मैंने बताया इक्विटी डिविडेंड 19,600, ये टोटल कर दिया। फिर मैंने आपको नेट ट्रेडिंग लॉसेस बताया 4,67,000 माइनस 85 करके ये भी आ गया। फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिंग लॉसेस में स्पेकुलेशन लॉस और पेनल्टीज को, ये सबको भी ऐड कर दिया। फिर जो भी मैंने 9 लॉसेस जो मैंने एस्टिमेट करे थे, वो देखो ये यहां पर सारा आ गया। एक मिनट, हाँ, ये देखो ये सारे लॉसेज यहां पर आ गए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये रहे एस्टिमेटेड लॉसेज ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स में। डेटर्स का जैसा मैं बता रहा था 25,000। फिर ऐसे ही आपका प्लांट एंड मशीनरी का लॉस, ये आप चेक कर सकते हो, जितना भी एस्टिमेटेड लॉसेज आ रहा है ना, वही सारा हमने यहां पर बताया है। प्लांट एंड मशीनरी का लॉस दैट इज 30,000। फिर फिक्सचर्स का लॉस 4,000, स्टॉक इन ट्रेड का लॉस, पेटेंट्स का लॉस, ये सब लॉस को भी आपने ऐड कर दिया। फिर एक एक्स्ट्रा कंटिजेंट लाइबिलिटी जो आपने बिल डिस्काउंट करवाया था, जो डिसऑनर हो गया था 15,000 का, वो भी आपने कंटिजेंट लाइबिलिटी को कंसिडर करता, तो वो भी आपका एक लॉस हो गया, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो इन सब अमाउंट्स को जब आप ऐड कर रहे हो, तो आपके पास ये नेगेटिव फैक्टर्स आ गया 8,67,800 का। अब इसमें से हमारे पास एक पॉजिटिव फैक्टर तो क्या था, दैट वाज योर जनरल रिजर्व, जो अवेलेबल था 65,000 का। क्वेश्चन में जो गिवन था हमें, जो मैंने आपको बताया था, तो ये पॉजिटिव फैक्टर सेकंड पॉइंट में लिखा मैंने। और साथ में हमारा एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ ऑन द रियलाइजेशन ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। तो जितना भी हुआ वो 85,000 या 80,000 सॉरी। तो हम ए में से बी को माइनस करेंगे, तो हमारी डेफिशिएंसी देखो 7,87,800 ही आ गई, जो कि हमारी स्टेटमेंट से हमने निकाली थी। तो उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि वो डेफिशिएंसी क्यों आई, इतना अमाउंट हमें क्यों नहीं हुआ, हमारा लॉस अभी तक इतना क्यों हो रखा है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड आई बिलीव ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करा मैंने सिंपल सा इसमें मेरे सारे लॉसेस को कैलकुलेट कर दिया, जितना भी अभी तक क्वेश्चन में गिवन था ना, जो भी मुझे लॉसेस होंगे। भाई डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, एक सिंपल सा पॉइंट है इसमें। डेफिशिएंसी का मतलब बहुत इजी तरीके से आप ऐसे समझो, आप मार्केट गए 20 रुपए लेकर के, अब आप घर पर आए हो वापस 5 रुपए लेकर के, और आप कुछ भी आइटम नहीं लाए। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको लॉस कितने का हुआ, 15 रुपए का, अब आप वो 15 रुपए कैसे लॉस हुआ, तो अब आप एनालिसिस कर रहे हो, यार मैं जब गया था तो मैंने 5 रुपए तो किसी को डोनेशन दे दिया था, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, फिर मैंने 10 रुपीज का मेरे पास से शायद वो वहां पैसे गिर गए थे, इसलिए मुझे 15 रुपए की डेफिशिएंसी आई। वही सेम बात हम यहां पर भी कर रहे हैं। हमने पहले डेफिशिएंसी निकाली लिक्विडेटर स्टेटमेंट बना करके, ये ऐसे हमने डेफिशिएंसी निकाली, 7,87,800 आया। अब ये डेफिशिएंसी क्यों आई, हमको पैसा कम क्यों पड़ा, तो हम बता रहे हैं कि यार हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं थे, तो भी हमने डिविडेंड्स दे दिए थे पहले ही।
तो जब डिविडेंड दे दिए तो अभी आप जब एंड में आओगे तो पैसा तो पहले ही नहीं था, मगर आपने जो था उससे भी डिविडेंड दे दिया तो आपको लॉस होएगा, तो इसलिए हमने वो डिविडेंड लिया। फिर दूसरा, हमको ट्रेडिंग लॉस हो रखा था, तो वो हमने ट्रेडिंग लॉस में लिया कि भाई ये लॉसेस कहां से जाएंगे, कैपिटल में से तो जाएंगे, तो इसलिए आपके पास आपके पैसे कम पड़ रहे हैं। फिर आपने देखा कि नॉन ट्रेडिंग लॉस भी क्या हुआ, क्या क्या हुआ था, तो वो सब आपने ऐड करा। तो वो सब जब चीज आपने ऐड करी तो आपको पता पड़ पा रहा है पूरा कि हमको आज तक की अभी इसलिए इतने अमाउंट की डेफिशिएंसी मिल पा रही है। भाई अगर आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करते हो तो इक्विटी शेयर्स लायबिलिटी में दिख गया और उतना कैश आपके एसेट्स में दिख गया। अब अगर आपको लॉस होगा बेटा तो वो लॉस कैश में से तो कम होगा, तो अल्टीमेटली आपकी कैपिटल कमी तो होगी, तो आपको डेफिशिएंसी तो आएगी। तो बस वो डेफिशिएंसी का हम इस अकाउंट में एनालिसिस करते हैं। दो फैक्टर्स बनाते हैं, नेगेटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स। नेगेटिव फैक्टर्स में जो भी आपने डिविडेंड दिया, जो भी आपके ट्रेडिंग लॉसेस हैं, जो भी आपके और एक्स्ट्रा लॉसेस है, पेनल्टीज आपने पे करी एक्स्ट्रा में, वो सारे लॉसेस और रिवैल्यूएशन लॉसेस ये सब आप ले लेते हो। और पॉजिटिव फैक्टर्स में अगर कोई जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है आपके पास पहले से अवेलेबल, या आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो वो सब पॉजिटिव फैक्टर्स में आ जाएंगे। और फिर जो नेट इफेक्ट आएगा वो डेफिशिएंसी आ जाएगा। और ये डेफिशिएंसी अकाउंट जो हम बनाते हैं वो मिनिमम कितने इयर्स के लिए लेकर के बनाते हैं, 3 इयर्स के लिए। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया था, राइट ना। बट आपको ये समझना है कि वो तो सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए समझाया था, बट आपको ये समझना है कि जब भी डेफिशिएंसी अकाउंट क्वेश्चन में पूछेंगे तो मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम जितना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो लेकर के आप बनाओगे। एंड दिस इज हाउ यू हैव नाउ कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके दो टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और दूसरा टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब जो हम बात करने वाले हैं वो नया टॉपिक है, दैट इज योर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मतलब शेयर होल्डर्स ही होता है, बट बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसको हम पहले समझते हैं एक स्टोरी की तरह। वो स्टोरी क्या है, लेट मी टेल यू दिस नाउ। तो क्या हुआ, सपोज करो मैं गलती से मेरे जो ड्रॉर्स हैं, मेरे वार्डरोब है, उनको मैं सर्च कर रहा था, तो वहां पर मुझे एक दो बहुत पुराने बहुत पुराने 10-15 साल पुराने मेरे को उसमें एक शेयर सर्टिफिकेट्स मिले। जब मुझे वो शेयर सर्टिफिकेट्स मिले तो मैंने वो शेयर सर्टिफिकेट देख करके बोला अरे यार बहुत बढ़िया बात है, ये कंपनी के तो मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं, तो चलो मैं ये देखता हूं कि इस कंपनी की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो मैंने जब वो चीज को देखना चाहा, तो मैंने जब वो चीज को देखना चाहा तो क्या हुआ, मैंने कंपनी में फोन करा और बोला कि XYZ कंपनी को मैंने फोन करके बोला कि अरे मेरे पास तो आपकी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, तो अभी इनका क्या मार्केट रेट चल रहा है। तो वो फोन लिक्विडेटर ने उठाया और वो लिक्विडेटर ने बोला अरे वाह सौरभ जी, ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि आपने मुझे फोन कर लिया, क्योंकि हम तो आपको ही ढूंढने वाले थे, क्योंकि अब आपकी ये कंपनी लिक्विडेट हो गई और आपके कुछ कॉल्स का अमाउंट इस शेयर पर बाकी है जो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कॉल पे नहीं करते तो एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप और लिक्विडेशन हम मंगा सकते हैं ना, जैसा भी हम कर रहे थे, तो आपको वो देना पड़ेगा। तो मैंने अपना सर फटक लिया और मैंने बोला अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो नाउ व्हाट हैपेंड वाज, फिर मैं क्या कर रहा था कि मैं कंपनी में जा रहा था वो शेयर सर्टिफिकेट लेकर के कि भाई मेरे को कितना अमाउंट देना है। बट जैसे ही मैं ट्रैफिक सिग्नल के रास्ते पर पहुंचा, जैसे हम संजय प्लेस के रास्ते पर पहुंच जाते थे और वहां पर बहुत सारे कोई भी हमसे जो बैगर होता था वो कुछ मांगने आ जाता था, ठीक है। तो वहां पर ऐसा ही सेम मेरे साथ केस हुआ कि एक बैगर मेरे पास कुछ ऐसे, उसने मेरी गाड़ी पूछी और कुछ मेरे से मांगने आ गया। अब जब ऐसा हुआ तो मैंने उसको बोला देख मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट मेरे पास ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये कंपनी के शेयर्स हैं, अब ये शेयर्स तू रख ले मेरे से। तो ऐसा करके मैंने वो शेयर्स, मेरे शेयर्स मैंने उस बैगर को ट्रांसफर कर दिए साहब। तो जब मैंने वो बैगर को ट्रांसफर कर दिए तो इसका मतलब अब मेरे पास नहीं रहे वो शेयर, मैंने तो ट्रांसफर कर दिए बैगर को। तो अब क्या हुआ, अब लिक्विडेटर ने वापस से पता करा उन शेयर्स का, तो वो शेयर्स को पता करा तो पता पड़ा कि ये तो किसी बैगर के नाम पर, मतलब उस पर्सन के नाम पर है। वो पर्सन से जब वो लिक्विडेटर आकर के मिला तो पता पड़ा कि वो तो बैगर है। तो उसने तो कह दिया कि मेरे पास तो इसको देने के लिए भी पैसे नहीं है, बल्कि कंपनी से बोला आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, बैगर ने ये बोला।
तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से ये हुआ कि मैंने वो अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे किसी और पर्सन को। अब इससे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, वो जो कॉल्स पर मनी मंगाना है वो भी नहीं मंगा पाएगी कंपनी। तो फिर क्या होता है, तो इसलिए कंपनीज एक्ट में एक रूल आया कि जो लिक्विडेटर है ना, लिक्विडेटर, वो सबसे पहले जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको अप्रोच करता है फॉर टेकिंग कॉल्स और फॉर मीटिंग द लायबिलिटीज। बट अगर वो शेयर होल्डर्स के पास अमाउंट देने के लिए नहीं है, वो जो शेयर होल्डर्स है उनके पास वो अमाउंट देने के लिए नहीं है, तो देयर इज वन प्रोविजन कि जिस भी पर्सन ने उन शेयर होल्डर्स को विद इन 1 ईयर ऑफ लिक्विडेशन, विद इन हाउ मच ईयर, 1 ईयर ऑफ लिक्विडेशन, अगर वो शेयर ट्रांसफर करके करे हैं तो लिक्विडेटर उन शेयर होल्डर से भी आप लायबिलिटी को वसूल सकता है। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। जैसे आज कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो आज जिसके पास वो शेयर्स हैं वो दे ऑल विल बी कॉल्ड एज ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। बट अगर वो पर्संस जो ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी वाले हैं, अगर वो लिक्विडेशन के टाइम अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर सकते तो लिक्विडेटर नाउ कैन कॉल बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। और बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन हुए? द पर्सन हु हैज ट्रांसफर्ड दीज शेयर्स विद इन 1 ईयर ऑफ लिक्विडेशन। तो अगर मैंने ये कंपनी के आज शेयर्स 1 साल से पहले, 1 साल तक, मतलब जब भी कंपनी लिक्विडेट हो रही है उससे 1 साल तक के बीच में जिन जिन शेयर्स को ट्रांसफर करा होगा किसी पर्सन ने, वो सब बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज कहलाएंगे। और वो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज से भी कंपनी कॉल्स का अमाउंट मंगा सकती है। एंड दिस इज द टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी नाउ कि हाउ टू कॉल फ्रॉम फॉर द लायबिलिटी फ्रॉम बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। अगर ए लिस्ट वाले जो अभी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अगर वो खुद ही पैसे देने के सक्षम है, मैंने ये शेयर्स अगर किसी अच्छे पर्सन को ट्रांसफर किए होते और वो खुद ही दे सकता था अमाउंट, कॉल जो भी उसकी लायबिलिटी थी उसका, तब फिर बी लिस्ट का नंबर ही नहीं आएगा। बी लिस्ट का नंबर तो कब आएगा? जब ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज में से कोई पर्सन नहीं दे पा रहा है अपने कॉल का अमाउंट या अपनी लायबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी के पास यह हक है कि कंपनी उस पर्सन को जिसने पहले ट्रांसफर करे थे विद इन 1 ईयर, मगर 1 साल से पहले ट्रांसफर करा तो आप फ्री हो, आपके बल्ले बल्ले है, तब आपको टेंशन नहीं है। बट अगर विद इन 1 ईयर ट्रांसफर होंगे तो फिर आप उस पर्सन को पकड़ सकते हो फॉर लायबिलिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। टॉपिक समझ में आ गया? चलो, तो अब हम ये चीज, इसके लिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। चलो, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या गिवन है हमें। बेडलक लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड द प्रोसीडिंग कमेंस्ड ऑन 2 जुलाई 2011, ठीक है ना। तो अब कब हो रहा है? 2 जुलाई, तो 2 जुलाई 2011, इसका मतलब मैं 2 जुलाई 2010 के बाद से जिसने शेयर ट्रांसफर करे हैं उन सबको मैं पकड़ सकता हूं एज अ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, अगर ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी मेरे को पैसे नहीं देंगे तो, ठीक है ना। आगे पढ़ता हूं मैं। सर्टेन क्रेडिटर्स नॉट रिसीव पेमेंट आउट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स एंड आउट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द ए लिस्ट। तो क्वेश्चन में पहले से बता दिया कि जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज थे ए लिस्ट वाले, वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। द फॉलोइंग शेयर ट्रांसफर्स आर मेड अवेलेबल टू यू। अब आपको यह बताया कि ये ट्रांसफर हुए हैं साहब, तो लेट अस रीड दिस नाउ। नेम ऑफ द ट्रांसफरर, जिसने ट्रांसफर किए, इसका मतलब ये सब बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज कहला सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर, कितने कितने शेयर जिनके पास थे वो भी बता दिया आपको। डेट ऑफ ट्रांसफर सीजिंग टू बी अ मेंबर, तो इसने कब ट्रांसफर कर दिए थे? 1 मई 2009 को ही कर दिए थे। क्रेडिटर रिमेनिंग अनपेड एंड आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर सीजिंग टू बी अ मेंबर, तो उस टाइम 6000 की लायबिलिटी थी। तो साहब आई वांट टू से ए को तो हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसने
2 जुलाई 2010 से पहले ही ट्रांसफर करे हुए हैं, तो इसका मतलब इसको कुछ भी नहीं होगा, इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। बट जब मैं बात करता हूं बी की, तो उसके पास नंबर ऑफ शेयर से 1250 और उसने ट्रांसफर करे थे 15 अगस्त 2010 को, तो आई बिलीव ये जुलाई के बाद ही है। तो इसका मतलब जब ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज नहीं दे पा रहे तो मैं बी को पकड़ सकता हूं अमाउंट देने के लिए। अब उस टाइम पर लाइबिलिटी कितनी थी? 8000 थी। उसके बाद सी ने ट्रांसफर करे थे 500 1 अक्टूबर को, उस टाइम लाइबिलिटी कितनी थी? 10,750 थी। फिर उसके बाद डी ने 2000 नंबर ऑफ शेयर से 1 दिसंबर को ट्रांसफर करे और ई ने 250 शेयर्स 1 अप्रैल 2011 को ट्रांसफर करे। तो आई बिलीव मैं बी सी डी ई इन सबको पकड़ सकता हूं। बी सी डी ई ये चारों को आई कैन कॉल, ये चारों को, वेट अ मिनट, ये चारों को मैं बुला सकता हूं, ये चारों से मैं लाइबिलिटी का अमाउंट मांग सकता हूं। बट इनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी? एक मिनट यस, हाँ, इनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी? तो आई वांट टू से इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड टू जितना क्रेडिटर को अमाउंट देना है या फिर जो इनको कॉल का अनपेड अमाउंट देना है, विच एवर इज लोअर, उतनी इनकी लाइबिलिटी रहेगी। बट ये क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल होता है, 5 मार्क्स में आ जाए तो वापस से बोनस है। बट बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी आप समझ गए क्या हुआ? हाँ, वापस से समझाऊं या आप समझ गए प्रॉपर्ली? एक बार फिर भी मैं आपको वापस से समझा देता हूं। आप समझ गए थे ना भाई? मैंने किसी बैगर को ट्रांसफर कर दिए, जब लिक्विडेशन हुआ मेरे को पता पड़ा कॉल का अमाउंट नहीं देना है, मैंने किसी बैगर को ट्रांसफर कर दिए। अब बैगर तो ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी बन गया, मगर वो जब पैसे नहीं दे पाएगा तो वो लिक्विडेटर मुझे आकर के पकड़ेगा और मेरे से वो पैसे वसूलेगा, लाइबिलिटी के या जो मेरा अनपेड कॉल है उसका, विच एवर इज लोअर, दैट्स इट, दे आर कॉल्ड एज बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो अभी क्वेश्चन में यही तो बताया हमको कि भाई ये बैड लक हुआ और ये 1 साल तक की होती है, वो है ना, जिसको भी हम पकड़ सकते हैं। अब इसमें ये बता दें कि ए लिस्ट वाले नहीं दे पा रहे, जब भी तो ये बी लिस्ट वाले को नंबर आएगा, मगर इसमें हम ए को तो नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसने तो पहले ही ट्रांसफर कर रखे थे। तो हम बी सी डी ई को पकड़ेंगे, चारों को पकड़ेंगे। इन चारों ने इस डेट पर ट्रांसफर करे थे, तो आई बिलीव पहले बी ने करे 1250, तो अब हम इसकी एक टेबल बनाएंगे पूरी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैसे होता है वो मैं आपको पहले पूरी टेबल शो करता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसी का सेम क्वेश्चन 11th है वो भी हम करने वाले हैं, तो आपको समझ जाएगा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी का, ठीक है। तो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होते हैं वो तो आपको समझ गया। अब देखो इसकी टेबल बनती कैसे है। तो आई वांट टू से हम इसकी टेबल में लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पास्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, जिसको हम बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें डेट ऑफ ट्रांसफर, कब कब ट्रांसफर करे थे वो सारी डेट्स आएंगी। फिर सेकंड कॉलम बनेगा लाइबिलिटी अमाउंट, उस टाइम पर लाइबिलिटी कितनी थी तो वो लाइबिलिटी का अमाउंट लिखते हैं हम। तीसरा कॉलम आपका अब जो बनेगा उसमें बी सी डी ई आए, देखो 4 ही आए, ए नहीं आया, और उनके पास कितने कितने नंबर ऑफ शेयर है वो सारे लिख दिए मैंने, ठीक है ना। और फिर इनका रेशियो निकालेंगे हम, क्योंकि जो भी लाइबिलिटी आएगी वो अपने रेशियो में ही तो बांटेंगे वो चारों पर्सन्स। तो दैट इज व्हाट यू विल डू। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं ये करना कैसे। तो कॉलम तो आपको समझ गए, कॉलम में क्या क्या आया? पहला कॉलम आया डेट ऑफ ट्रांसफर, दूसरा कॉलम आया लाइबिलिटी अमाउंट, तीसरे कॉलम में जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी उनके नाम और उनके उसके नीचे ही उनके नंबर ऑफ शेयर्स, और लास्ट कॉलम बनेगा आपका रेशियो का। अब क्या होगा सर? तो नाउ आई वांट टू से इफ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, देखो अब जब मैं बात करता हूं ए तो नहीं आया, अब बी की बात करते हैं। तो ये जब ट्रांसफर हुए थे 15 अगस्त को, जब तक सी डी ई तीनों भी मेंबर थे, बी तो था ही सही, बी ने इस दिन ट्रांसफर करे, मगर सी डी ई ने तो उसके बाद करते, तो ये भी इस दिन तक तो मेंबर थे ही सही ना। तो यानी यहां तक 15 अगस्त तक हमारी लाइबिलिटी कितनी थी? 8000। तो ये 8000 की लाइबिलिटी के लिए बी सी डी ई चारों रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि सी ने इसके बाद ट्रांसफर करे, तो इसका मतलब 15 अगस्त के टाइम सी के पास ही शेयर थे, फिर डी ने भी उसके बाद ही करते, तो 15 अगस्त को तो मतलब ये चारों पर्सन थे ना शेयर होल्डर। तो देयरफॉर इन चारों से हम मंगाएंगे। तो आई बिलीव ये जो 8000 की लाइबिलिटी है, इट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1250 शेयर्स, 500 शेयर, 2000 शेयर और 250 शेयर। इस रेशियो में 250 से अगर मैं करूं तो 250
का 5, 5, 2 और 8, 5, 2, 8, 1, इस रेशियो में 5, 2, 7 हो गया, 8, 15 हो गया और 1, 16 हो गया। तो ये 16, 5, 2, 8, 1 के रेशियो में इस 8,000 रुपीज की लाइबिलिटी को हमें चारों में बांट देना है। अब जब बी इस टाइम पर ट्रांसफर कर चुका था, 15 अगस्त को ही ट्रांसफर कर चुका था, तो इसका मतलब वहां तक की लाइबिलिटी के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल था। बट अब 8,000 के बाद लाइबिलिटी कितनी हुई? 10,750। तो डिफरेंस कितनी और बढ़ गई? तो आई बिलीव ये 2,750 बढ़ गई। तो ये 2,750 के लिए अब बी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब कौन कौन है? बस सी, डी और ई आएंगे, क्योंकि बी तो ट्रांसफर कर चुका है 15 अगस्त को ही। तो 15 अगस्त के बाद क्या हुआ उससे बी का कोई लेने देने नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद लाइबिलिटी बढ़ी, उसके बाद हमारी लाइबिलिटी कितनी बढ़ी? 2,750। तो उसके लिए सी, डी और ई बढ़ जाएंगे। तो सी, डी, ई का रेशियो आ जाएगा 2:8:1। फिर उसके बाद जब 1 दिसंबर को बात आएगी जिसमें सिर्फ डी और ई आने वाले हैं और आपकी लाइबिलिटी 10,750 माइनस 13,000 करोगे तो 2,250, इस लाइबिलिटी पर सिर्फ डी और ई आ जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में ये जो बची हुई लाइबिलिटी है 2,000 की, वो सिर्फ और सिर्फ ई के नाम पर आएगी। और उससे फिर हम इनकी टोटल अमाउंट निकाल लेंगे कि लाइबिलिटी का टोटल अमाउंट कितना कितना किस किस को आ रहा है, और उसको हम कंपेयर करेंगे अनपेड कॉल अमाउंट से। तो क्वेश्चन में बताया ऑल द शेयर्स वर 10 रुपीज ईच ऑन विच 5 पर शेयर हैज बीन पेड अप, इग्नोरिंग अदर डिटेल्स लाइक लिक्विडेटर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, यू आर टू वर्क आउट लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटरीज लिस्टेड अबव। तो अब जब हम बात करते हैं तो 5 रुपए अनपेड है, तो 1250 इंटू 5 ये मैक्सिमम लाइबिलिटी है, 500 इंटू 5 ये मैक्सिमम लाइबिलिटी, 2,000 इंटू 5 मैक्सिमम लाइबिलिटी और 250 इंटू 5 ये मैक्सिमम लाइबिलिटी आएगी बी, सी, डी, ई की। चलो अब हम ये चेक कर लेते हैं। देखो पहले लाइबिलिटी का अमाउंट 15/8 को लिखा 8,000, और देखो वो 5:2:81 के रेशियो में बांट दिया चारों में। फिर उसके बाद देखो 2,750 जो डिफरेंस आया 10,750 और 8,000 का, 1/10 को, तो उसमें बी को नहीं लिया हमने क्योंकि बी तो सीज हो चुका था उसके बाद ही। तो फिर हमने सिर्फ सी, डी, ई में बांट दिया 2:8:1 में। फिर उसके बाद 2,250 उसके बाद जब आया तो उसमें सिर्फ डी और ई आ गया 8:1 के रेशियो में, और उसके बाद 1/4 को सिर्फ पूरा का पूरा ही आ गया। तो इन सबका टोटल करा हमने तो इनकी लाइबिलिटी एलोकेटेड आ गई 2,500, 1,500, 8,000 और 3,000 जो भी आई। अब जब ये आई तो इसमें से मैक्सिमम कॉल इनसे 5-5 रुपए मंगा सकते थे, तो 1,250 इंटू 5 6,250 और 2,500 विच एवर इज लोअर, तो हम 2,500 मंगाएंगे इससे। फिर उसके बाद 500 इंटू 5 2,500 और 1,500 विच एवर इज लोअर, तो 1,500 मंगाएंगे इससे। फिर उसके बाद 10,000 और 8,000 विच एवर इज लोअर, तो 8,000 मंगाएंगे इससे। और 1,250 और 3,000 विच एवर इज लोअर, तो हम 1,250 मंगाएंगे इससे। तो दिस इज एक्चुअल कॉल और लाइबिलिटी एलोकेटेड विच एवर इज लेस, वो हम मंगा सकते हैं BCDE से। तो ये आ गया इनका अमाउंट, एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ये आपका टॉपिक होता है। समझ में आ गया आपको इसमें क्या करना है? कॉलम कैसे बनाने हैं? तो डेट्स, लाइबिलिटी अमाउंट, डिफरेंस करके आती है उस लाइबिलिटी अमाउंट में, ठीक है। फिर जितने भी बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उनके नाम, और फिर लास्ट में रेशियो, उनके नंबर ऑफ शेयर्स तो लिख ही दोगे आप। फिर हमने इसमें क्या देखा है कि भाई 8,000 की जब लाइबिलिटी थी, भाई जब पहले एक ही बार आई तो ए तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 1 साल तक ही हम देख सकते हैं। तो ए ने तो पहले ट्रांसफर कर दिया तो वो तो सीज हो गया, तो इसका मतलब उसको तो लेना ही नहीं है। फिर BCDE, क्योंकि 15 अगस्त को जब देखा तो 8,000 की लाइबिलिटी, जब ये चारों के पास शेयर्स है तो इन चारों के रेशियो में जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उस रेशियो में हमने उस लाइबिलिटी को डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद जब जो अगेन लाइबिलिटी इतनी बढ़ गई तो डिफरेंस ऑफ लाइबिलिटी लिया, क्योंकि उसके बाद के पीरियड की लाइबिलिटी तो इतनी थी, उस लाइबिलिटी के लिए सिर्फ सी, डी और ई रिस्पॉन्सिबल हुए। फिर उसके बाद वाली लाइबिलिटी के लिए डी और ई रिस्पॉन्सिबल, और उसके बाद की लाइबिलिटी के लिए सिर्फ ई अकेला रिस्पॉन्सिबल था। तो हमने उस तरीके से निकाला। फिर हम कॉल्स का मनी निकाल लेते हैं, विच एवर इज लेस विल बी द अमाउंट विच हैज टू बी पेड बाय द बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। चलो अभी समझ गया? हाँ, तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ना। चलो क्या गिवन है हमें? इन अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी सर्टेन क्रेडिटर्स रिमेन अनपेड, द फॉलोइंग पर्सन्स हैज ट्रांसफर्ड देयर होल्डिंग समटाइम बिफोर वाइंडिंग अप, ठीक है। तो PQSTU बता दिया,
डेट ऑफ ट्रांसफर होता है जनवरी 1, फरवरी 15, मार्च 15, मार्च 31 और 5 अप्रैल। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे वो भी बता दिया। अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर भी बता दिया। द शेयर्स वर ऑफ ₹100 ईच, 80 बीइंग कॉल्ड अप एंड पेड अप ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो थोड़ा सा 20 रुपए और उसमें बचा हुआ है। ऑल मेंबर्स a member R who held 200 share died on 28 Feb 2016 when the amount due to creditor was 15,000. His shares were transferred to his son X. Z was a transferee of share held by T. Z paid 20 per share as calls in advance immediately on becoming a member. तो Z के पास ट्रांसफर ही था ना, जो किसने दिए थे उसको, Z को T ने दे दिए थे Z को, और Z ने अपना कॉल का मनी 20 रुपए पहले से ही पे कर दिया जैसे वो मेंबर बना। तो इसका मतलब जो ये T की लाइबिलिटी है वो कुछ भी नहीं आएगी अब, तो T की लाइबिलिटी कट जाएगी पूरी। द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी कमेंस्ड ऑन 1/2/2017। तो 1/2/2017 है, तो 1/2/2016 से पहले वाले 1/2/2016 तक हम ले सकते हैं। तो ये जनवरी वाला पी भी नहीं आएगा। यू आर आस्क्ड टू क्वांटिफाई द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर ऑफ शेयर मेंशन इन द अबव टेबल व्हेन द ट्रांसफरी पे द अमाउंट ड्यू एट प्रेजेंट एज प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरी। अगर आप प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरी पे अमाउंट कर देता है तो इन सब की तो कोई लाइबिलिटी नहीं आई। अगर ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी अमाउंट दे देगा तो बी लिस्ट की तो कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो पहले का तो आंसर आपको आ गया करना। अब सेकंड के आंसर में क्या बोल रहा है, डू नॉट पे द अमाउंट। अच्छा, अगर ट्रांसफरी ने डू नॉट पे द अमाउंट ड्यू एज पर द प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ऑल्सो क्वांटिफाई द लाइबिलिटी टू एक्स whom shares were transmitted on the demise of his father R। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेकंड, पहले फर्स्ट पॉइंट की पे द अमाउंट ड्यू एज अ प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरी, तो अगर अमाउंट पे एज अ प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरी पहले वाले ने ही पे कर दी, प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरी ने ही पे कर दी, तो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की बारी नहीं आएगी। जैसे अभी हम इस वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि जेड ने अगर पहले से ही पे कर दिया कॉल मनी का अमाउंट, तो टी को हम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं करेंगे। कंपनी को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी पूरे पैसे दे देगा तो वो काय को इतनी मेहनत करके बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी को ढूंढेंगे। तो पहले का तो आंसर समझ में आ गया आपको। अब दूसरे के आंसर में बोल रहा है कि अगर वो प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरी पैसे नहीं दे पाए तो कैसे करोगे आप, और ये एक्स के बारे में बताओ जिसको उसके फादर आर से मिले शेयर। तो आई बिलीव एक्स को अगर उसके फादर आर से मिले हैं तो एक्स तो दोनों ही है, ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी भी है, बी लिस्ट भी है, तो उसका मतलब एक्स की तो किसी भी कंडीशन में लाइबिलिटी आनी ही आनी है। ठीक है ना। तो अब जब हम इसके लिए एक फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें पी तो आएगा नहीं, पहले तो आप डेट ऑफ ट्रांसफर ही लिखोगे, फिर आप लाइबिलिटी का अमाउंट लिखोगे, फिर अब आप कॉन्ट्रीब्यूटरीज लिखोगे तो उसके अंदर आएगा पहले क्यू, फिर आएगा क्यू के बाद कब था उसके फादर का डिमाइस कब हुआ था, 28 फेब को। हाँ, तो क्यू के बाद आएगा पहले एक्स, क्यू एक्स एस, टी तो आएगा नहीं और यू आ जाएगा बस। तो क्यू एक्स एस यू चेक करते हैं हम, ये चारों आ जाएंगे क्यू एक्स एस यू। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो देखो क्यू एक्स एस यू, ये तो समझ में आ गया आपको, और लास्ट में रेशियो आ जाएगा। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे करना, भाई पी तो आना ही नहीं था। तो क्यू था 15 फरवरी को, और 15 फरवरी को ये सारे शेयर्स लिख देंगे हम 400, और आर के पास थे 200, तो 400 200 400 200 700 और 1000, 400 200 700 और 1000। टी की तो बारी नहीं आई है ना। ये सारे शेयर्स लिख दिए। उस टाइम पर हमारा अमाउंट कितना आएगा, तो पहले आएगा 12,500। 12,500 को 400 200 700 और 1000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 400 200 700 1000, तो 4:2:7:10 के रेशियो में देखो डिवाइड कर दिया 12,500 को। आ गया ना आपको समझ में। अब इसके बाद आई बिलीव ये 15 फरवरी को क्यू चला गया, तो अब इसके बाद 12,500 के बाद 18,000 मत लेना, क्योंकि उससे पहले बीच में ही
उससे पहले बीच में ही आर के शेयर्स 200 शेयर्स भी आ जाएंगे, और उस दिन जब वो 200 शेयर्स आए, सो सॉरी, उस दिन जब वो 200 शेयर्स आए आर के, तब हमारे पास लाइबिलिटी 15,000 होगी, तो 12,500 माइनस 15,000 माइनस 12,500, 2,500 की लाइबिलिटी आ जाएगी। और उस टाइम सिर्फ आएगा एक्स, एस और यू, जिसमें आ जाएगा 200, 700 और 1,000 शेयर्स, उसमें बांट देना। फिर उसके बाद एक्स भी चला जाएगा, तो सिर्फ एस और यू बचेंगे, और वो बचेंगे 3,000 रुपए के लिए, और 3,000 का रेशियो बन जाएगा इनका 700 और 1,000, ठीक है। फिर 15 मार्च के बाद एस भी चला गया, तो सिर्फ यू बचेगा। अब जब सिर्फ यू बचेगा तो 18,000 से 30,000 मतलब 12,000 की लाइबिलिटी आ जाएगी यू की, एंड दैट्स इट। सो सॉरी, एक बात, सो सॉरी, मैं एक गलती बोल गया, एक पॉइंट, सो सॉरी, मेरे से मिस्टेक क्या हुआ कि ये जो एक्स था, सॉरी एक्स था, वो एक्स हमेशा तक चलेगा, क्योंकि आर के बाद एक्स की बात करेंगे हम उसके सन की, तो वो तो ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर भी है, तो वो तो हर बार एंड तक भी आएगा एक्स। तो हाँ, बस ये वाली बात ध्यान रखनी थी आपको। तो इसका मतलब, चलो मैं वापस से बताता हूं, इसका मतलब क्या बताया मैंने कि 15 फरवरी को जो 12,500 की लाइबिलिटी है वो 4, 2, 7 और 10 के रेशियो में आ गई। फिर 15 फरवरी के बाद जब हमने लिया ये 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को 2,500 रुपए आपने लिए, और वो 2,500 की लाइबिलिटी में सिर्फ क्यू नहीं आया, तो एक्स, एस और यू आ गए, तो 200, 700 और 10,000 की 1,000 की लाइबिलिटी में आ जाएगा वो 15,000, 15 क्या, सॉरी 2,500। फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट डेट पर आएंगे अपन 15 मार्च को, जिसमें हम 3,000 की लाइबिलिटी लिखेंगे, और उसमें एक्स भी रहेगा, एस भी रहेगा और यू भी रहेगा उसमें भी। फिर एस चला जाएगा 3,000 की लाइबिलिटी के बाद, तो 12,000 की लाइबिलिटी में एक्स और यू रहेंगे सिर्फ। एक्स तो हर बार रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्स तो ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर भी है। चलो अब मैं चेक करा रहा हूं, देखो आपको ये, तो देखो आप पहले क्यू, एक्स, एस और यू सब आ गए थे 4, 2, 7, 10 में, इस रेशियो में आपने 12,500 को बांट दिया। फिर आपने 2, 7, 10 में लिया, जिसमें एक्स, एस, यू ले लिया 2,500 रुपए में। फिर देखो आप एस चला जाएगा चाहे बाद में, मगर वो वाला भी अभी तो इसमें तो था ही सही, 15 मार्च को 3,000 की लाइबिलिटी में जैसे मैंने बताया वो सब तो रहा ही सही। फिर अब एस चला गया और एक्स और यू में चला गया वो 12,000। देखो तो ये टोटल लाइबिलिटी कर लोगे आप, तो ये आ जाएगी टोटल चारों की। एक बार ये टोटल आ गई चारों की, फिर आप उसको कंपेयर कर लोगे कि कितना कॉल मनी नहीं दिया हुआ है, तो जितना भी कॉल मनी नहीं दिया हुआ है फिर आप वो कॉल मनी भी ले लोगे साथ में, तो जो डिफरेंस आएगा, मतलब जो विच एवर इज लेस विल बी योर आंसर ऑफ द लाइबिलिटी। अब इसमें मैंने आपको ये ऊपर से वो अमाउंट निकाल करके बता ही दिया था कि किसमें कितना कितना लाइबिलिटी का अमाउंट है, और ये दो नोट्स बता दिए मैंने कि भाई प्रेजेंट, पहला वाला तो आंसर ये आ ही गया कि इफ द प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूटर पे द अमाउंट, पास्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। और फिर दूसरा, मिस्टर एक्स कंसिडर्ड एज प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, इसलिए वो एंड तक पूरा आ रहा है उसका अमाउंट। आ गई ये बात समझ में? हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एज योर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे अमालगमेशन से।